जैसा कि हम बेटा सिंक्रोट्रॉन पढ़ रहे थे, सिंक्रोट्रॉन में हमने जो डेरिवेशंस किए, हम सिंक्रोट्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसकी ये वर्किंग फंक्शन है। ये क्या है? वर्किंग फंक्शन किस प्रकार से, अर्थात उसकी थ्योरी के लिए हमने क्या किया, हमने माना कि कोई भी r0 त्रिज्या में जो पूर्ण वृत्ताकार पथ में यदि कोई प्रोटॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू आपका होता है EB बाई एम। क्या होता है? EB बाई एम। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी। एंड म्यू इक्वल टू क्या था? म्यू इक्वल टू क्या होता है? 2 ओमेगा बाई 2 पाई। म्यू इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा बाई 2 पाई। म्यू इक्वल टू होता है आपके ओमेगा बाई 2, म्यू इक्वल टू होता है ओमेगा बाई 2 पाई, सॉरी, म्यू इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, हमें पता है, तो हम यदि म्यू की वैल्यू निकालना चाहें इससे, तो हम क्या लिखेंगे? EB/c² बाई 2 पाई MC²। हमने क्या किया? EB से EB लिख दिया यहाँ पर ओमेगा की जगह, एंड 2 पाई m की जगह 2 पाई m, ऊपर नीचे c² से मल्टीप्लाई किया। क्या किया? जैसे हमने ऊपर नीचे c² से मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्या बना? MC²। क्या बना? MC²। हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है? MC²। क्या होता है? MC²। नी इक्वल टू क्या लिखेंगे? EB/c² बाई 2 पाई E। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है? MC² इक्वल टू T प्लस m0c²। ठीक है, यह होता है। यदि हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, जहां पर यदि हम नीचे E की वैल्यू पुट कर दें, म्यू इक्वल टू क्या आएगा? EB/c² अपॉन 2 पाई। E की जगह क्या लिखेंगे? T प्लस m0c²। आप सभी को पता है कि जो रेस्ट्रेस है उसमें निर्वातित जो प्रोटॉन प्रकोष्ठ है उसकी रेडियस क्या है? r0 है। उसके चतुर्थांश कितने हैं? 4 हैं। जो हमने जो भी चतुर्थांश लिए थे मैग्नेट के लिए, और कुछ इस प्रकार से थे। एक की लेंथ यदि L है, 4 की लेंथ क्या होगी? 12। क्या होगी? 2 पाई r0 प्लस क्या होगी? 12। यदि मैं इस इक्वेशन में इधर ध्यान देना, न्यू इक्वल टू लिख सकता हूँ EB/c² अपॉन 2 पाई T प्लस m0c²। ऊपर क्या मल्टीप्लाई करूंगा? ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 2 पाई r0 किससे? पूरा कितनी है? 2 पाई r0। नीचे क्या करूंगा? 2 पाई r0 प्लस 4l। क्या? 2 पाई r0 प्लस 4l। 4l क्यों किया? क्योंकि जो सारे चतुर्थांश है उनकी टोटल लेंथ कितनी है? 4l। हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है? T प्लस m0c²। हम T को क्या लिख सकते हैं? हम T को लिख सकते हैं, यहाँ पर हम T को लिख सकते हैं E इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं E इक्वल टू P²c² प्लस m0c²। यदि हम इसके अंडर रूट निकालना चाहें, यदि हम इसका अंडर रूट निकालना चाहें तो ये इस प्रकार से होगा m0² c⁴ यह आएगा आपके पास E की वैल्यू। ये किसकी आएगी? E की वैल्यू। यदि मैं इनको दोनों तरफ स्क्वायर करूं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हमारे पास, यदि इसका स्क्वायर करूंगा तो सिमिलर सीधा आ जाएगा। क्या आएगा? यदि इसका स्क्वायर करूंगा, क्या करूंगा? क्या हो जाएगा? T² प्लस 2T m0c² प्लस m0² c⁴ इक्वल टू P²c² प्लस m0² c⁴। m0 c⁴ से 4 कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों में क्या है? T कॉमन आया। क्या बचा? T प्लस 2 m0c² इक्वल टू P²c²। यदि दोनों तरफ अंडर रूट करूँ तो PC इक्वल टू क्या आ जाएगा? PC इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट T, इधर क्या बचेगा? T प्लस 2 m0c²। PC इक्वल टू क्या होएगा? PC इक्वल टू आएगा T प्लस 2 m0c²। हमें पता है
आर नॉट इक्वल टू क्या होता है पी बाई ई बी, आर नॉट इक्वल टू क्या होता है पी बाई ई बी, आर नॉट इक्वल टू क्या होता है पी बाई ई बी, आर नॉट इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट इक्वल टू क्या होता है पी बाई ई बी। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर नॉट ई इंटू बी, दोनों तरफ से इसे मल्टीप्लाई कर दो, पी सी इक्वल टू आर नॉट ई इंटू बी। यदि मेरे को पीसी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, पीसी इक्वल टू क्या हो गया आर नॉट ई इंटू बी इंटू सी, इधर भी सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि मैं इसके बराबर रख दूं, वो क्या आया ई बी आर नॉट इंटू सी को किसके बराबर रख दूं, यदि इसको रख दूं मैं अंडर रूट टी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। यदि मैं इसको इस प्रकार रखता हूं तो हमारे पास जो b की वैल्यू निकालनी है वो क्या आएगी टी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन ई आर नॉट सी, यही तो आएगा। यदि हमें पता है कि जो हमें b का मान निकाला है, यदि हम इस b के मान को जो हमने सबसे पहले इक्वेशन निकाली, कौन सी हमने सबसे पहले इक्वेशन निकाली न्यू की, तो उसमें पुट करते हैं तो न्यू की वैल्यू क्या आती है, न्यू की वैल्यू आती है हमारे पास सी टी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, यह पूरे के पावर कितनी है 1/2 अपॉन टी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1/2 पाई आर नॉट प्लस 4l। यही हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं कुछ इस प्रकार से आती हैं। यदि हम इनको कंपेयर करें किससे, जो कॉस्मोट्रॉन था और जो डुबाना में स्थित सिंक्रोट्रॉन था, तो हमारे पास आती है कि इनमें बहुत वेरिएशंस आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आयन सोर्सेस। क्या आयन सोर्सेस, हमें डिटेक्ट एक्सीलरेटर्स के लिए जो आयन सोर्सेज हैं वह क्या हो सकते हैं, जिनमें आयन कौन से हो सकते हैं, एक होते हैं कैटायन, दूसरा होता है एनायन। हमें यदि कैटायन का मतलब क्या है, जिन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, एनायन का मतलब क्या है, जिन पे है नेगेटिव चार्ज। हम यदि एक्सीलरेटर के लिए कोई भी आवेशित कण लेना चाहते हैं तो उसमें जो हम आयन लेते हैं वो क्या होते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास आयन सोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आयन स्रोत। क्या आयन स्रोत, आयन स्रोत का मतलब है हम जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बीटॉन जो भी ले रहे हैं वो क्या होने चाहिए हमारे पास, कहाँ से मिलेंगे, वह यदि हमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसमें या तो क्या होनी चाहिए निश्चित ऊर्जा होनी चाहिए, या क्या होनी चाहिए संवेग में एक पतले फोकस के लिए, पतला जो फोकस होगा उसमें क्या होना चाहिए, हमें एक पुंज के फॉर्म में होना चाहिए। पुंज का मतलब होना चाहिए जैसे कि आप किसी लाइट को जलाते हो, ये टॉर्च है सपोज कीजिए, ये टॉर्च है, तो इससे जो लाइट आती है वो इसी प्रकार आती है, एक पुंज टाइप, इसी को कहते हैं पुंज, इस प्रकार होना चाहिए। दूसरा, हर किसी उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वह आकार में क्या होना चाहिए, छोटा और त्वरित से बाहर निकलने पर नियंत्रण हो सके। सबसे पहला पुंज के रूप में होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ताकि जो एक्सीलरेटर से बाहर निकले तो उनको क्या कर सके, हम कंट्रोल कर सकें। गनाइन आयन की क्षमता जितनी अधिक हो सके होनी चाहिए, जिससे क्या होगा गैस की खपत क्या हो सके, कम हो सके। तीन चीजें देखिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, पुंज टाइप में होना चाहिए, अर्थात एक बीम ऑफ लाइट होनी चाहिए। दूसरा, छोटा होना चाहिए। तीसरा, जो गनाइन है उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, बहुत अधिक होनी चाहिए ताकि वह गैस की खपत को क्या कर सके, बहुत कम। सबसे पहले हम लेते हैं कुछ नेम्स है, आप उनको ध्यान रखना। सबसे पहला है हॉट कैथेड्रो, हॉट कैथोड आर्क, जैसा नाम से है यह क्या होता है, किसका स्रोत होता है, सबसे पहले बता दूं, यह एक इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है, जिसमें क्या होता है तप्त कैथोड, मतलब जो हॉट कैथोड है उससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकाले जाते हैं। जो कैथोड है वह टंगस्टन का होता है, टंगस्टन या टैलेंटम का भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका इस जैसा कि आपने देखा कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी देखा होगा, कैथोड रे ट्यूब,
आपने पहले पुराने टीवी देखे हैं? जब पुराने टीवी में जो पीछे का आकार होता था वह सीआरटी टाइप में होता था, कैथोड रे ट्यूब भी होता था, ठीक है। दूसरा आयन सोर्स के रूप में हम ले रहे हैं स्पार्क डिस्चार्ज सोर्स। कौन सा? स्पार्क डिस्चार्ज सोर्स तथा स्पार्क विसर्जन स्रोत। इसमें क्या होता है, स्पार्क या स्फुलिंग विसर्जन से जो गनाइन प्राप्त होते हैं वह क्या होते हैं, छोटे पुंज होते हैं। क्या होते हैं? छोटे पुंज। इनको क्या करते हैं, इसमें हम दो इलेक्ट्रोड के मध्य क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी विद्युत क्षेत्र जो हम सब में ले रहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम काम में ले रहते हैं वह ले जा सकते हैं हम। यदि तीसरा है हमारा मैग्नेटिक आयन सोर्स। कौन सा? मैग्नेटिक आयन सोर्स, उसी को भी काम ले सकते हैं। चौथा है रेडियो फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज सोर्स। चौथा है आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशंस आयन सोर्स। इस प्रकार हम 4-5 आयन सोर्सेस ले सकते हैं। सबसे पहला कौन सा? जो हॉट कैथोड आर्क। दूसरा क्या है? स्पार्क डिस्चार्ज सोर्स। तीसरा क्या है? मैग्नेटिक आयन सोर्स। चौथा क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स। पांचवा क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन आयन सोर्स। मैं आप सभी छात्र छात्राओं का अगेन एपेक्स कॉलेज मकड़ा परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं एंड अगेन थैंक यू सो मच।